हाँ, एक मॉलिक्यूल का तो एवरेज है ना वो। एक मॉलिक्यूल का एवरेज है ना, टोटल मॉलिक्यूल जो है वो नहीं करेंगे। ये कर दिया, टोटल नंबर से डिवाइड। एक मॉलिक्यूल के लिए ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हीट टू निकालो एक बार एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। आप समझ गए ना वहां काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं आना चाहिए? कौन सा आना चाहिए? ट्रांसलेशनल। अभी और काइनेटिक एनर्जी मिसिंग हो सकती है ना? इसको बंद कर दो गेट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपेंशन जानते हो? डाउट है किसी को? देखो कितने लोग 1+2+3+4+ इसका एक्सपेंशन जानते हैं? कौन बताएगा? क्या होता है? n×n+1 और 1² + 2²। n इन एक जना बोलो, n इंटू। वेरी गुड। तो देखो इसमें जो आपको आरएमएस स्पीड निकालनी है और क्या निकालनी है, तो क्या होगा? पहले में तो आएगा 1+2+3+4+n डिवाइडेड बाय, यस और नो? हो गया ना मतलब? क्वेश्चन नंबर 11, इधर देखना, ये वीआरएमएस एक्स डायरेक्शन वाला है। तो मैंने जो 1/3 ऑफ वीआरएमएस स्क्वायर निकाला है उसमें तो नेट स्पीड वाला वीआरएमएस है, और वीआरएमएस इसमें एक्स डायरेक्शन वाला यूज किया है। क्लियर और नॉट? डाउट तो नहीं ना अब तो? एंड क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक है। 11 बेटा 11 ही तो बता रहा था मैं अभी भाई। एम एन इंटू क्या आया था आपके पास? VRMS² / 3। तो वो अगर नेट स्पीड लेते हैं तब तो VRMS² / 3 आता है, और x के हिसाब से चलते हैं तो वो ΣVIX² था। याद आ रहा है? तो वो 1/3 नहीं था। तो यहां पर इस क्वेश्चन में, अरे पहले तो है ना बात बंद कर दो, मेरे क्लास में आते ही डिस्कशन कर रहा हूं तो सभी सुनो। तो ये जो आरएमएस है ना वो एक्स कंपोनेंट है, और आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट का आरएमएस जो है वो नेट आरएमएस का डिवाइडेड बाय √3 होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद एक्सरसाइज 2 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ए ऑप्शन भी होना चाहिए, क्यों? एक मिनट, पहले वो कह रहे हैं कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑल। तो वो कह रहा है सभी के लिए सेम होना चाहिए। तो यहां पर आरएमएस स्पीड तो सबका सेम नहीं आएगा, क्योंकि √3 RT/कैपिटल एम भी होता है। तो कैपिटल एम अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। आगे क्लियर हो गया? बाकी सिंपल क्वेश्चंस थे आज वाले। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16 और 17। हाँ दिया नहीं है पर वो वैसा ही है, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। और कुछ दिया था होमवर्क? चलिए आज थोड़ा सा टिपिकल मामला रहेगा, ठीक है? देखिए लास्ट मैंने क्या बताया था, वो लिखवा दिया मैंने जो लिखवाना था, वो इसी में लिखवा दिया ना एक बार। हम्म। तो देखिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना?
अब हम लोग बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने फ्लूइड नहीं पढ़ा है। तो क्या होता है कि जैसे कहीं पे बैरोमेट्रिक प्रेशर वर्ड यूज होता है, तो बैरोमीटर कैसे प्रेशर मेजर करता है ना। तो कुछ चीजें बताऊंगा, उसको समझ लो, वो है तो फ्लूइड का पार्ट। तो वो यहाँ पर अब हम टाइम थोड़ा सा आपको डिवोट करेंगे ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। समझ में आई बात? तो देखो, सबसे पहले जैसे हम किसी लिक्विड में प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो उसमें कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आपका गैस का प्रेशर का फोर्स कैसे होता है बताओ? जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर, यस और नो? ऐसे ही लिक्विड में भी जो प्रेशर का फोर्स है ना, जो भी, एक मिनट रुक जाओ मुझे बोलने दो, जो भी आप एरिया सेलेक्ट करते हो, ध्यान से सुना, ये फ्लूइड का पार्ट है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कई बार जो प्रेशर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, इट इज दिस मच अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एच जी या mmHg, तो उसको समझने के लिए बता रहा हूं कि क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग फ्लूइड का पार्ट देख रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट। तो जैसे कोई लिक्विड है मान लीजिए, तो जैसे आपका गैस प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर का फोर्स कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। इसी तरह से क्या होता है, जो लिक्विड या फ्लूइड की अगर हम बात करें, तो हम लोग लिक्विड की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे पे, जैसे मान लो इस कंटेनर में आपका लिक्विड भरा हुआ है, ओके, ये भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। कोई आपसे कहेगा कि इस पॉइंट पर लिक्विड कुछ प्रेशर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कि यहां पर कुछ प्रेशर है। तो वो जो प्रेशर का फोर्स होता है, वो हमेशा कैसे बनाना है? सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे बनाना है? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? और वो परपेंडिकुलर भी कैसे लगता है? अवे की तरफ। कैसे लगता है? जैसे मान लो ये मेरे हाथ पे चौक रखा हुआ है, आप लोग नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाओगे? मेरे हाथ पे, हाथ पे नीचे है और चौक पे अवे की तरफ होता है ना। इसी तरह से जो फ्लूइड प्रेशर का जो फोर्स होता है, याद रखना, जब मैं होता है बोल रहा हूं, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसमें हाँ, आप और हम कुछ ऐसा ही होता है, वो समझ गए। तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि वो फोर्सेस ऐसे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर यहाँ पर कुछ प्रेशर है, तो अगर आप उस प्रेशर का फोर्स लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो? प्रेशर का फोर्स। तो वो फोर्स कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और अवे की तरफ लगता है। कैसे लगता है? अवे की तरफ। अवे कैसे? जैसे मान लो मैंने यहां पर एक एरिया सेलेक्ट किया, ये, तो मुझे बताओ ये जो एरिया मेरा सेलेक्टेड है, इसमें मेरे दो पार्ट सेलेक्टेड है ना इस एरिया के थ्रू, एक ऊपर वाला भी और, तो अगर मैं ऊपर वाला पार्ट कंसीडर करूंगा तो फोर्स लगेगा ऊपर, और नीचे वाला पार्ट कंसीडर करूंगा तो फोर्स नीचे। बात इतनी समझ में? मतलब जैसे मान लीजिए ये वाला मैंने एरिया सेलेक्ट किया, तो इस एरिया के कंसर्न अगर मैं ऊपर वाले पार्ट्स को कंसीडर करता हूं, तो इस सरफेस पर प्रेशर का फोर्स ऐसे लगेगा, और ये मैंने सरफेस लिया है और इस पर प्रेशर का फोर्स ऐसे लगेगा। इतनी बात समझ आती है क्या? तो ये हमेशा अवे की तरफ होते हैं। कैसे होते हैं? तो जैसे ये वाला फोर्स, ये फोर्स नीचे वाले ने ऊपर वाले पे लगाया और ऊपर वाले ने नीचे वाले पे लगाया। तो इसकी हेल्प से हम लोग ना प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करते हैं? तो प्रेशर, जैसे अगर मान लो मुझे ये पता करना हो कि इसमें प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, बस छोटा सा पॉइंट सिखा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। उसको आप डायरेक्ट भी रट लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड में सारी चीजें आएंगी आपके पास वापस। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर लिखते वक्त, तो जैसे मान लो मुझे ये पता करना है कि यहां पर फ्लूइड का प्रेशर कितना है। तो मान लीजिए यहां पर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं कि कितना होगा। क्लियर है? तो जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने एक फ्लूइड का एलिमेंट या लिक्विड का ऐसा एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये ऐसा एलिमेंट है। तो मान लो ये ऊपर से कितनी डेप्थ नीचे है? h डेप्थ नीचे है। तो मैंने कहा कि मान लो h डेप्थ नीचे उसका प्रेशर P है, और h से h प्लस DH पर कितना प्रेशर है? P प्लस DP। तो ऐसा करते हैं, इस एलिमेंट की FBD बनाते हैं बाहर निकाल के। तो मुझे बताओ, जब मैं इस छोटे से एलिमेंट को बाहर निकाल के देखूंगा, तो क्या आपको लगता है कि जब मैं इसको ऐसे अलग करके देखूंगा, ऐसे,
ध्यान से समझना। तो इधर से प्रेशर का फोर्स कैसे लगेगा, कितना, P, और जो भी इसका एरिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। यहां वाला प्रेशर का फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर, कैसे, P प्लस dP इंटू डी। मुझे बताओ अभी तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, अभी ये ना, ये जो साइड वॉल देख रहे हो, टेक्निकली अगर बात करें तो साइड वॉल, जैसे ये सिलेंडर, जैसे मेरे हाथ देख रहे हो, ऐसा ही है ये सिलेंडर। तो ऊपर से कौन सा फोर्स आया, PD है, इधर से P प्लस DPD है, और इधर चार, ये जो कर्व देख रहे हो, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे दिख रहा है सबको? क्या ये वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल में? तो इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, उसका कोई काम अभी हमारे पास नहीं है। तो मुझे ये बताइए, इधर PDA, इधर P प्लस DP इंटू DA है। तो यहां पर जो आपका लिक्विड भरा हुआ है ना, इसका कुछ यहां डेंसिटी होगी, क्या होगी, और इधर जो इसका वेट है वो कुछ DmG एक्ट कर रहा है। तो हम क्या पता करना चाहते हैं, प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, यस और नो? तो मेरे पास, मैंने माना किसी H डेप्थ पर प्रेशर कितना है, P, और H से थोड़ा नीचे आ गया कितना, DH। तो उस जगह प्रेशर कितना माना मैंने, P प्लस। तो मुझे बताओ यहां पर ये एलिमेंट क्या इक्विलिब्रियम में, ये कंटेनर में लिक्विड भरा है, तो ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, यही ना? तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग यहाँ इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, dP, ऐसे देखो, ऊपर से नीचे कितना फोर्स है, PDA प्लस DmG इक्वल्स टू कितना, P प्लस DP इंटू DA। मतलब ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। उसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट समझाया कि फ्लूइड प्रेशर का फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर और अवे की तरफ लगता है। बाकी हम यहाँ पर NLM लगा के इस एलिमेंट का इक्विलिब्रिया बना रहे हैं। इस पे इधर भी फोर्सेस हैं ऐसे, लेकिन वो वर्टिकल में तो नहीं है। तो मुझे ये बताओ, यहां से PDA तो कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, DP DA इक्वल्स टू व्हाट, DmG। ओके। तो एक बात बताइए, अगर आपका लिक्विड की डेंसिटी रो हो, कितनी हो, तो इसका मास कितना होगा, इसकी हाइट कितनी है, DH, एरिया कितना है, तो मैं इसका मास कैसे लिखूं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू DH इंटू G इक्वल्स टू व्हाट, DP DA। ये DA से DA, तो आपको पता चल गया कि कितना प्रेशर का चेंज हो रहा है, रो G DH। मतलब अगर आप H से H प्लस DH नीचे जाते हो पानी में, किसी लिक्विड में, पानी भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, तो उसमें प्रेशर कितना बढ़ेगा, रो G DH, यस और नो? इतना क्लियर है सबको? बस इसी का मुझे थोड़ा सा यूज करना है बैरोमीटर समझाने के लिए। तो नीचे आने पर कितना प्रेशर बढ़ रहा है, रो G DH, इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर मुझे पता करना हो कि किसी H डेप्थ पर प्रेशर कितना है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो ये लिक्विड हमारे इनकम्प्रेसिबल, आइडियल लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल। जैसे अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा गैस कंप्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी वेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन लिक्विड की हम लोग कहेंगे ये इनकम्प्रेसिबल है। कैसा है, मतलब यहां पर इसके रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, अगर रो में कोई चेंज नहीं आएगा तो डीपी इक्वल टू कितना हुआ, रो G DH। इतना समझ आता है? तो यहां से अगर आपको पता करना हो कि किसी H डेप्थ नीचे प्रेशर कितना है, तो मुझे बताओ यहां पर ये कितना प्रेशर है, P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका यहां से अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो H बराबर 0 पे आपका प्रेशर कुछ P1 है या P नॉट है, तो किसी H डेप्थ नीचे कितना प्रेशर होगा, P। तो हम उसको क्या लिखेंगे, P माइनस P नॉट इक्वल्स टू रो GH। तो आपका प्रेशर P इक्वल्स टू व्हाट, P नॉट प्लस रो GH। इतना समझ में आया कि नहीं? जो मैंने प्रूव कर दिया, जहां पर रो किसका है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ
लिक्विड। ओके, अभी कोई लिखेगा नहीं, पेन बंद रखो बिल्कुल, मेरे को पहले काम खत्म करने दो फिर लिखना। अब देखो मैंने आपको यहां क्या समझाया है, देखो तो मेरे पास प्रेशर P इक्वल्स टू कितना आया, P नॉट प्लस, थोड़ा इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि जैसे आपने कहा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ना, वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो वहां से हम नीचे जाएंगे तो कितना बढ़ाते जाएं, रो जी एच, अगर एच नीचे जाते हो तो प्रेशर कितना, उस पी नॉट में कितना, रो जी एच, यस और नो। अच्छा मान लो एच डेप्थ नीचे प्रेशर इतना है और इससे मैं एच वन और नीचे चला जाऊं, तो क्या इसमें और कितना ऐड हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच वन, यस और नो। मतलब अगर आपको फ्लूइड, अगर लिक्विड आपका रेस्ट पर है ना, अगर आपको एक पॉइंट का प्रेशर पता है तो उससे एच डेप्थ नीचे जाने पर कितना प्रेशर बढ़ेगा, रो जी एच, यानी ऊपर वाले प्रेशर में कितना ऐड कर दोगे, रो जी एच और ऐड कर दोगे, नीचे वाला प्रेशर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, वेयर रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अभी मैंने आपको अभी थोड़ा सा फ्लूइड का एक पार्ट समझाया है कि अगर आपका लिक्विड एट रेस्ट है, तो अगर आप हाइट से किसी भी जगह से एच हाइट नीचे जाते हो तो यहाँ का जितना प्रेशर होगा उसमें और कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ का जितना प्रेशर होगा नीचे जाने पे, तो नीचे आने पर रो जी एच ऐड होता जाएगा और किसी पॉइंट से ऊपर जाने पे रो जी एच माइनस होता जाएगा। बात समझ गए। तो क्या हम लोग फ्लूइड में सिंपल सा प्रेशर लिख सकते हैं, तो पहले इसको यहां तक नोट करिए, यहां पर आप ऐसे लिखना, प्रेशर वेरिएशन बाकी फ्लूइड में ये वापस आएगा सारी चीजें, अभी इस चैप्टर के हिसाब से मैंने कुछ बताया है। तो एक लिक्विड में अगर आप एच डेप्थ नीचे जाते हैं फ्री सरफेस से तो प्रेशर कितना आता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा दूसरे चैप्टर में चले गए, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट निकाला, तो उसका एक ऊपर का सरफेस आया, एक नीचे का सरफेस आया और एक साइड का सरफेस आया। तो मैंने ऊपर वाला फोर्स नीचे लगा दिया, नीचे वाला फोर्स ऊपर, और इसका वेट था और मैंने इसका वर्टिकल इक्विलिब्रिया कर दिया, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो वहां से मुझे पता चला कि नीचे जाने पर कितना प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब अगर हम एच से एच प्लस डी एच नीचे चले जाते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ता है, रो जी डी एच। फिर आप उसको इंटीग्रेट करके एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है सर ये नीचे वाला P प्लस डीपी कैसे आया, तो ये मेरा एजम्पशन है कि ऊपर P है और नीचे कितना, अगर मैं P एज अ फंक्शन ऑफ H मान रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं उसको पहले H पर P मानूंगा और H प्लस डी एच पे P प्लस डीपी, अब मुझे पता चल गया कि वो डीपी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर है क्या। बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ ऊपर प्रेशर P नॉट है तो H डेप्थ नीचे कितना, P नॉट प्लस
रो जी एच। ओके, नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी नोट करो। ओके, मिटा दो ये। बहुत सिंपल सा चीज है और कुछ भी नहीं है, बस जितना यूज होगा उतना ही बताया मैंने, बाकी हम लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो अभी देखो इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है उसका? बैरोमीटर। अब इधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। बैरोमीटर पता है क्या डिवाइस है? उससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो कैसे प्रेशर मेजर करके देता है? तो हमारे पास जैसे एक कंटेनर है ना, उसमें हमारा मरकरी फील्ड है। क्या भरा हुआ है इसमें? मरकरी। तो इसमें एच जी फील्ड है। तो मुझे बता सकते हो एच जी की डेंसिटी कितनी है? कितनी? 13.6 केजी पर एक मिनट रुक जाओ, 13.6 में भी कर सकते हैं, या इसको 13.6 ग्राम पर सीसी कर दें, यही ना? तो देखिए डेंसिटी ग्राम पर सीसी है, या आप इसकी डेंसिटी निकाल सकते हो। आपको पता है कि भाई इसको यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो, इनको 10 पावर 3 और आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में निकालने के लिए। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ट्यूब अंदर डिप करते हैं, एक ट्यूब ऐसे अंदर डिप करते हैं इसके अंदर, और ये जो ट्यूब है इसके अंदर होता है वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो प्रेशर मेजर करना है ना, उसको किसी तरह से, ये जो सरफेस देख रहे हो यहां पर, तो यहां पर हम उस प्रेशर को इंप्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए आप किस प्रेशर को नाप रहे हो? पी। तो पी प्रेशर यहां पर लगाया जाता है। ओके, इस जगह पर। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये अंदर वैक्यूम मतलब अंदर प्रेशर क्या है? 0। तो एक बात बताइए, यहां का प्रेशर पी है ना, तो अगर मैं यहां से एच डेप्थ नीचे जाता हूं कितना प्रेशर आएगा? पी प्लस रो जी एच, है ना? फिर इधर आके फिर ऊपर जाऊंगा तो यहां के प्रेशर में माइनस रो जी एच कर देंगे, फिर वापस यहीं पहुंच जाऊंगा क्या? मुझे बताओ, यहां का प्रेशर तो 0 है, जबकि यहां का प्रेशर पी है। तो अगर मैं यहां से एच नीचे जाके फिर एच ऊपर आता हूं, तो प्रेशर तो बराबर आना चाहिए, जबकि प्रेशर यहाँ पे बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर वाले प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, तो इस पे मरकरी ऊपर चढ़ जाता है। इधर देखो, तो मान लीजिए मरकरी कितना हाइट चढ़ा? एच। तो आप पी को क्या करने के लिए ला रहे थे? यहां पर मेजर करने ला रहे थे। पी को आप मेजर करना चाहते हो बैरोमीटर में। ओके, तो मुझे बताइए, यहां का प्रेशर पी है, यहां का प्रेशर भी पी है। ओके, यहां का कितना और यहां कितना? यहां का प्रेशर 0 है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ता है? रो जी एच। तो यहां का प्रेशर कितना है? 0। और ये कितनी हाइट है? एच। तो यहां का प्रेशर कितना लिखूं? 0 प्लस रो जी एच। यस और नो? एंड दिस इज इक्वल टू द पी। बोलो। तो ये डिवाइस प्रेशर कैसे नाप के देता है? मान लीजिए आप किसी तरह से, मान लो किसी एयर का प्रेशर नाप रहे हो, तो आप इसके ऊपर उस, मान लो यहां पर कोई बॉक्स जैसा बना दे, और इधर से उस एयर प्रेशर को यहां तक लाया जाए, तो वो प्रेशर के दबाव से क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, और ये जो ऊपर उठेगा कितनी हाइट गेन करेगा? एच।
तो मैंने इक्वेशन लिखा, यहाँ का प्रेशर 0 प्लस रो जी एच इक्वल्स टू पी, ये पी प्रेशर के बराबर हो गया। इतना समझ में आया? तो अब पता है ये डिवाइस रीडिंग किसका देगा? ये प्रेशर मेजर करके तो दे रहा है, लेकिन बताएगा हाइट। क्या बताएगा? कि बैरोमीटर में कितना हाइट चढ़ा। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg, मतलब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाओगे ना तो इस बैरोमीटर में ये कितनी हाइट जाएगा? 760 mm। बात समझ गए? तो एक्चुअल में है तो प्रेशर, लेकिन प्रेशर को हाइट के टर्म में बताया जा रहा है। किसके टर्म में? हाइट के टर्म में। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रेशर कितना है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ हाइट h, दिस मच अमाउंट ऑफ हाइट h इन मरकरी कॉलम। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, यानी Hg जो है वो कितना mm राइज करेगा बैरोमीटर में? 760 mm। समझ गए? तो कोई प्रेशर अगर हम आपको किसी हाइट के फॉर्म में देते हैं तो ये पता है ये डिवाइस आपको H की रीडिंग देता है, और आप प्रेशर कैसे निकालते हो? P इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी रो जी इंटू हाइट कितना राइज हुआ मरकरी कॉलम में। तो दिस इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ट्यूब। अरे समझ में आया? तो जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रेशर ऐसे दिया हो, इट इज 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपको ये बताना चाह रहा है कि उस प्रेशर को अगर आप बैरोमीटर पे इंप्लीमेंट करते तो यहां पर मरकरी कितना हाइट राइज करेगा। तो आंसर आपको रीडिंग में दिया जाता है H का, और अगर आपसे उसको वहां से प्रेशर निकालना है ना आपको, तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रो ऑफ मरकरी एंड जी जो है उन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा प्रेशर। समझ में आई बात? जैसे मान लो अगर हम आपसे कहें कि 760 mm ऑफ Hg प्रेशर कितना होगा, तो ये एक मिनट 760 mm Hg प्रेशर कितना होता है? तो एक मिनट को वो कितना होता है वो कैसे निकलेगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू, बताइए, G इंटू H, यही ना? तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, यूनिट क्या है? ग्राम पर इंटू 10 पावर 3, यही आएगा। केजी पर मीटर क्यूब इंटू 10, और हाइट कितना? 760 mm, इसको मीटर में बदल दिया। अब ये जो सॉल्व होके आएगा ना, दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है वो प्रेशर। अगर मैं कहता हूं कि 760 mm ऑफ Hg कितना होगा प्रेशर, तो आप इसको सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है लगभग। जो भी है एक बार सॉल्व करिए। हाँ, ये 1 एटमॉस्फेरिक आएगा। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर हम आपको कोई प्रेशर किसी हाइट ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्या करके? रो जी एच करके। यस और नो? और वो हाइट बताने का मतलब होता है कि उस प्रेशर को अगर आप बैरोमीटर पर इंप्लीमेंट करते हैं तो उस ट्यूब में कितना हाइट राइज होता है। ओके? इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। लगभग 1 एटमॉस्फेरिक आता है क्या? 1.013 इंटू 10 पावर 5 लगभग आ रहा है। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करके देता है। बाकी सारी कहानी फ्लूइड में पढ़ाएंगे हम आपको। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ, जब भी है 1.33 आ रहा है। हाँ 1. हाँ, मतलब ये लगभग आप देखोगे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 760 mm ऑफ Hg किसको बोलते हैं हम लोग? 1 एटमॉस्फेरिक।
तो वो 1 एटमॉस्फेरिक निकलता कैसे है? डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी से उस हाइट को मल्टीप्लाई करने पर प्रेशर आता है। देखिए एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन में पूछा है, सर सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा? अभी आप ये बात जान लो, जैसे मैंने कहा था ना ऐसे नीचे और ऊपर जाके, तो जैसे यहां से मैं नीचे आके और यहां गया था, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। बाकी सब हम आपको फ्लूइड में पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा डिटेलिंग ना पूछे मेरे से, ये फ्लूइड में हम यहाँ आपको काफी कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मेरा सिर्फ पर्पज इतना था ये बताने का कि एक तो ऊपर से नीचे आके प्रेशर कैसे लिखते हैं, बस इतना सा सीख जाओ। क्लियर है क्या? और दूसरी चीज कि ये कभी हम कोई प्रेशर नापते हैं और हम आपको हाइट ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एच जी देते हैं, तो वो प्रेशर है कितना, बेसिकली उस हाइट को किससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ये वैक्यूम की वजह से जीरो लिखा है, क्योंकि वैक्यूम का प्रेशर जीरो होगा। कंफर्म? तो एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मेरे को थोड़ा रिप्लाई कर दो। क्लियर है यहां तक? मैं दो बातें बस समझा रहा हूं, एक तो ऊपर से नीचे आने पर रो जी एच ऐड कर देते हैं प्रेशर में, समझ में आई बात? और दूसरा, अगर हम कोई हाइट ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर दे रहे हैं, तो आपको डेंसिटी ऑफ मर्करी और जी से मल्टीप्लाई करना है। देखो लगभग ये कितना आ रहा है, 1.01 इंटू 10⁵ तो आपने सुना होगा कि जैसे 1 एटमॉस्फेरिक को हम लोग बोलते हैं 760 mm ऑफ एच जी, उसका मतलब है उस प्रेशर को बैरोमीटर पे लगाने पर वो कितना हाइट राइज होता है, मरकरी 760 mm। क्लियर है? तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पर इस लैंग्वेज का यूज करेंगे। ओके, और कुछ इन पर बेस्ड इक्वेशंस भी होंगे हमारे पास। मिटा दो ये। देखो इधर एक क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है कि हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, यार बात नहीं, ओके, एक ग्लास ट्यूब है, उसका एक एंड क्लोज्ड है, ठीक है, ये वाला एंड क्लोज्ड है, और इसमें यहां पर ऐसे 10 सेंटीमीटर हाइट, ओके, 10 सेंटीमीटर हाइट में कौन भरा हुआ है, एच जी, एच जी इज फिल्ड, ओके, और यहां पर कुछ एयर ट्रैप हो गई अंदर, अंदर कुछ एयर ट्रैप्ड है, और इसकी हाइट आपको प्रोवाइडेड है समथिंग 20 सेंटीमीटर, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है ये भी 20, ओके। और ये जो चारों तरफ आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है ये पूरा सिस्टम, ओके। तो यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 775 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मान लो मैं 76 की जगह 75 दे रहा हूं, तो आपको मानना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। नहीं गिरेगी, प्रेशर की वजह से सब हैंडल्ड रहेगा, ठीक है, नहीं गिरेगी। अभी सब पता चल जाएगा आपको, ये नहीं गिर रही है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? यानी बैलेंसिंग आ रही होगी किसी तरीके से। तो एक आपके पास ग्लास ट्यूब है, ये जैसे रखा हुआ है, दिस इज वर्टिकल, ओके, थोड़ा कॉन्शियसली देखना है क्योंकि इसमें फ्लूइड का थोड़ा सा पार्ट आया था, तो एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझें, आपकी हैबिट बन जाएगी क्या करना है।
ओके, देखिए ये जो एयर ट्रैप्ड है ना, ये कितना एयर ट्रैप्ड है? तो पहले मैंने डायग्राम बना दिया है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख लो। लिखो, इन अ वर्टिकल ट्यूब, इन अ वर्टिकल ट्यूब क्या बोला मैंने? हाँ लिखो, इन अ वर्टिकल ट्यूब 10 centimeter height of mercury is trapped, 10 centimeter height of mercury is trapped, and in between closed and in between closed in between closed and mercury, the air is trapped. In between closed and mercury, the air is trapped, which is of length 20 centimeter, which is of length 20 centimeter, when the closed end is vertically upward, when the closed end is vertically upward. तो इनिशियल कंडीशन मैंने आपको लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया कि क्या दिया हुआ है, और कुछ इंफॉर्मेशंस आपके डायग्राम में है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और अकॉर्डिंगली तो लिखो, व्हेन द ट्यूब इज इन्वर्टेड, when the tube is inverted means the closed end is vertically downward, the closed end is vertically downward, मतलब इस ट्यूब को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये ऐसे कर दिया। तो लिखो, then find out the height of, या ऐसे लिखो फाइंड आउट, हाँ एक ही बात है, हाइट लिखो चाहे लेंथ लिखो, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एयर ट्रैप्ड, find out the length of air trapped inside the tube, and air pressure at this condition. ओके, क्वेश्चन में कुछ भी दम वाली बात नहीं है, सिंपल है, अगर आपने रो जीएच वाला थोड़ा सा सीख लिया है तो हो जाएगा आराम से। मुझे बताओ, ये कंडीशन इनिशियल है ना, अब देखो इनिशियल से फाइनल में कौन सी थर्मोडायनेमिक कंडीशन आने वाली है, हम उस पर भी बात करेंगे। पहले देखो क्या हो रहा है कि इसको हमने ऐसे रखा, फिर हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से अंदर हमने ये पूछा कि पहले ये 20 सेंटीमीटर था, ये कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो अब ये वाली लेंथ कितनी बचेगी अगर मैं इसको पलट देता हूं तो इसमें पता है एक कंडीशन क्या है जो हिडन है, क्वेश्चन में ढंग से लिखी हुई नहीं है, क्योंकि वो आपको सोचनी है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब पता है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब अंदर ये 20 सेंटीमीटर लेंथ मेंटेन्ड है। तो क्या होगा कि जैसे हमारा सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग और ये क्या, ये इस ट्यूब के वॉल से सेपरेटेड है, और ये ट्यूब कंडक्टिंग है, क्या है? मुझे बताओ, इस रूम में अगर ये चीज अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आपको लगता है सबका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है? यानी इसके अंदर एयर प्रेशर का टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर का टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो ये वॉल इसको इक्विलिब्रियम में होने, इनमें हीट का क्या होगा, हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। तो यहां जो थर्मोडायनेमिक कंडीशन है ना हमारे पास, वो क्या है कि जब मैं इसको ऐसे पलट दूंगा
तो क्या होगा, इस मरकरी के वेट की वजह से इसकी हाइट में कुछ वेरिएशन आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो एयर है ना, ग्लास ट्यूब के अंदर ट्रैप्ड है, और ग्लास ट्यूब का जो वॉल है या जो भी आपको ट्यूब दिया जाएगा, तो आपको पता है कि यहां से वॉल से हीट का क्या होगा। जैसे मान लो कि अंदर का टेम्परेचर किसी वजह से चेंज हो गया, जैसे आपने इसको पलटा तो अंदर एयर प्रेशर का टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब एयर जो ट्रैप्ड है उसका टेम्परेचर बदल गया। तो टेम्परेचर बदलते ही वो जो वॉल है वो क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा। तो जब तक हीट कंडक्शन चल रहा है ना, तब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका होगा। अभी तो लगातार उसका सराउंडिंग के साथ एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है। यस और नो, मेरी बात समझ आ रही है जो बोल रहा हूं। तो जैसे मान लो इसके अंदर यहां पर आपका एयर ट्रैप्ड है, तो इस वॉल के साथ बाहर और अंदर हीट का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा तब तक आपका इक्विलिब्रियम अचीव। तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है ना, उसमें इसमें और इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो एक बार बताओ, जब मैं इसको पलट दूंगा तो फाइनल इक्विलिब्रियम में मैं क्या फिर से बोल सकता हूं जो अंदर एयर ट्रैप्ड है उसका टेम्परेचर उसका फिर से सराउंडिंग के बराबर है? यस और नो? तो क्या आपको लगता है कि गैस का पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर दोनों बराबर हैं? पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर दोनों बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी हम इसका प्रेशर निकालेंगे अंदर का, फिर हम इसको पलट के अंदर का प्रेशर निकालेंगे, फिर हम लोग गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। तो अंदर जो गैस भरी हुई है उसके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया है, और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो गया है पहले भी और। तो क्या वो दोनों टेम्परेचर सेम है? तो सेम टेम्परेचर है तो हम क्या करेंगे, फॉर अ गिवन मास अगर टेम्परेचर सेम हो तो बॉयल्स लॉ आ जाएगा, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। मेरी बात समझ में आई? इतनी बात क्वेश्चन ने कहा नहीं है, बट आपके सामने पहली बार आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टेम्परेचर हमने सेम क्यों किया। तो अभी इक्विलिब्रियम क्वेश्चन दे रहा है तो इसका सराउंडिंग के साथ हीट का कोई ट्रांसफर, वरना इसका थर्मोडायनेमिक स्टेट मेंटेन नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, जब आप इसको पलट दोगे तो कुछ वेरिएशंस होंगे, लेकिन फाइनली मान लो कि अंदर जो भरी हुई एयर है उसका टेम्परेचर में कुछ बदलाव आया, तो क्या होगा, जो वॉल है कंटेनर या वेसल जो भी है आपका ट्यूब, उसके वॉल से सराउंडिंग के बीच में हीट का क्या होने लगेगा। तो अभी इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब सराउंडिंग के साथ हीट का आना जाना बंद हो जाएगा। तो दैट विल बी और फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक बार मुझे रिप्लाई चाहिए, क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो अंदर एयर ट्रैप्ड है उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है, सेम है। मेरी बात समझ आई? तो एक बार बताओ, इनिशियल इसका प्रेशर निकालते हैं। तो क्या मैंने आपको सिखाया कि ऊपर से नीचे आने पर प्रेशर कैसे लिखते हैं और नीचे से ऊपर जाने पे कैसे लिखते हैं? तो क्या आपको लगता है इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ के अंदर का गैस का पूरा प्रेशर सेम होता है, तो इसका प्रेशर मैंने कितना बोला, P1। अच्छा, कितने लोगों को दिख रहा है कि ये यहाँ एटमॉस्फेयर में खुला है, तो यहाँ का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, और P यहाँ का प्रेशर, ये वाला प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक। P एटमॉस्फेरिक हमने बैरोमेट्रिक हाइट में बताया हुआ है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। यस और नो? तो पहले मुझे बताओ यहां पर कैसे इक्वेशन लिखूं, अगर यहाँ का प्रेशर P1 है तो मैं नीचे आ रहा हूं कि ऊपर? नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ρgh। तो यहाँ का प्रेशर कितना है, P1। एक मिनट, P1, और नीचे आने पे कितना जुड़ेगा, रो ऑफ मर्करी, एक मिनट, रो ऑफ मर्करी इंटू G इंटू 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो बाद में रख देना इसको, यूनिट का हमें ध्यान रखना है हर चीज में। हालांकि अभी मैंने 10 सेंटीमीटर रखा है। तो मुझे बताइए ये किसके बराबर है, P एटमॉस्फेरिक के बराबर है क्या? तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, उसकी वैल्यू आपको पता है। और यहां मैंने इक्वेशन लिखा है कि अगर इसका प्रेशर P1 हो तो यहां से नीचे का प्रेशर होगा P1 प्लस ρg इंटू 10 इक्वल टू दिस। यस और नो? तो मेरे पास P1 कितना है, P1 प्लस रो Hg G इंटू 10, है ना?
इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मर्करी, बैरोमेट्रिक हाइट पता है आपको उसकी, रो एच जी इंटू जी इंटू, याद रखना ये सेंटीमीटर में अभी। तो क्या आपको पता चल गया ऊपर का प्रेशर कितना है? P1, P1 कितना है? रो एच जी जी इंटू 65 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब मैं इसको लैंग्वेज समझा रहा हूं क्या है ये। जैसे मैंने अभी पता किया यहाँ का प्रेशर कितना है, तो उसको लिखने के लिए मैंने क्या मेथड लगाया कि ऊपर P1 मान लिया और नीचे का कितना प्रेशर है? P एटमॉस्फेरिक के बराबर। ऊपर से नीचे आएंगे कितना प्रेशर बढ़ेगा? रो जी एच। इतना समझ में आया? तो P1 प्लस रो जी एच इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। अब P एटमॉस्फेरिक कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो क्या आपको पता चल गया ये जो P1 प्रेशर है वो कितना है? 65 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अंदर का प्रेशर कितना है? तो कोई पूछ रहा था ना ये गिरेगा क्यों नहीं, नीचे का प्रेशर ज्यादा है ऊपर का प्रेशर कम है। कितना प्रेशर है ऊपर का? मतलब अगर इस प्रेशर को आप मेजर करने के लिए बैरोमीटर में ले जाते तो आपका मरकरी कितना हाइट राइज करेगा? 65 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब आप यहाँ पर मरकरी की वैल्यू और क्या कहते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेशर कितना। अभी लिखो मत, पेन बंद कर दो सब, तुम लोग की आदत सही नहीं है। जब मैं बोलूं तब लिखो। पहली बार जब कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो बहुत तसल्ली से सुनना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो ये स्टेप समझ में आया? तो मैंने कौन सा प्रेशर निकाल लिया? P1। उसका V1 कितना है बताओ? 20 इंटू एरिया, 20 इंटू एरिया, यही है। तो मुझे इसका P1 मैंने निकाल लिया, V1 मुझे पता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको इन्वर्ट कर दो। तो मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, ये लो। इन्वर्ट करने के बाद इसमें ये मरकरी जो है कितना सेंटीमीटर है? ये तो 10 सेंटीमीटर हाइट का है। ओके, अब है ना ये जो एयर यहां वाली है ना वो यहां है। अब पता है क्या हुआ? उल्टा हो गया। अब यहां पे प्रेशर P ATM है, समझ रहे हो? और ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इस बार उस ट्यूब को उल्टा करने पे जो ऊपर एयर प्रेशर कम था अभी उल्टा करने पे वो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो जाएगा। कितना होगा जरा निकालो। तो मैंने मान लिया इसका प्रेशर कितना है? P2। तो इधर देखिए ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर कैसे लिखते हैं? यहां का कितना है? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी इंटू 10। समझ में आ रहा है? एक मिनट। P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी इंटू 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इक्वल्स टू P2। तो मेरा P2 प्रेशर अगर हाइट के साथ कंपेयर किया जाए तो कितना? रो जो है किसका? मरकरी का। ओके, अभी आप रो भी लिख सकते हो, मैं ऐसे सफिक्स में लिख दे रहा हूं रो एच जी इंटू P2 कितना है? G इंटू 75 प्लस 10 रो एच जी इंटू 85। मतलब P2 प्रेशर कितना है? मतलब अगर आप उसको डायरेक्ट बैरोमीटर पे मेजर करने जाओ ना इस प्रेशर को तो आपका मरकरी 85 सेंटीमीटर तक ऊपर उठेगा। यस और नो? तो मैंने आपसे एक तो ये पूछा है कि ये प्रेशर है कितना, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एक तो मैंने आपसे पूछा है प्रेशर P2 कितना है, उसकी वैल्यू। तो ये आया आपके पास रो एच जी इंटू जी इंटू 85 सेंटीमीटर है। तो इसकी यूनिट ढंग से रख दो बस। ये है 13.6 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी कितना है? 10 और हाइट कितना है? 85 सेंटीमीटर ना। ये लो, ये इसकी यूनिट आ गई पास्कल्स। क्या पेन चला लोगे? कैलकुलेशन कर लोगे ना? चलिए, अब मेरा ये काम तो हो गया P2 निकालना। ये तो मैंने जबरदस्ती निकलवाया ताकि थोड़ा आपको हैबिट हो जाए कि प्रेशर को रो जी एच से कैसे देख रहे हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मुझे ये पता है कि ये वाला जब आपने पलट दिया तो ऊपर से लोड पड़ने से अंदर का प्रेशर बढ़ गया। हो सकता है उसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ चेंज आया हो, लेकिन चेंज आते ही कौन एक्टिव हो जाएगा? वॉल। तो आपको पता है कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है तो हीट बाहर जाएगी, या इसका ज्यादा है और इसका कम है तो बाहर जाएगी और बाहर वाले का ज्यादा है तो अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया कि नहीं? इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा?
जब ये हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा तो अब गैस की स्टेट में वेरिएशंस आना बंद बंद अब। तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम है। तो क्या आपको लगता है कि द गैस जो एयर अंदर ट्रैप हुई है उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है? तो P1 V1 इक्वल्स टू, तो हम कह सकते हैं कि एयर ट्रैप्ड इन द ट्यूब इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक बार मुझे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें कि मैं इनका टेम्परेचर आपस में सेम कैसे बता रहा हूं। पता है, ये सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर में, ये भी सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर में, यानी ये दोनों पार्ट आपस में, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत हीट लेने देने से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। यस और नो? तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो मेरे पास क्या करना है, मुझे इनिशियली और फाइनली मेरे पास रिलेशन होगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना है, रो एच जी इंटू जी इंटू 65। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 20 इंटू एरिया, याद रखना ये सेंटीमीटर में रखा है आपने, इक्वल टू P2 प्रेशर कितना है रो एच जी इंटू 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इंटू इसकी हाइट है मान लो कुछ x इंटू एरिया। तो जो कैंसिल आउट होना होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज योर x इज योर 65 इंटू 20 अपॉन 85। तो दिस इज योर 260 बाई 17 सेंटीमीटर। तो नए कंडीशन में एयर ट्रैप्ड की लेंथ कितनी है 260 बाई 17 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है सबको? क्या हुआ, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, मेरे को रखा गया है इसलिए। हाँ, मैंने इक्वेट कैसे किया, पहले बताओ यहां का प्रेशर कितना, P एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के बराबर, और यहां का प्रेशर अंदर के गैस प्रेशर के बराबर। और अभी अभी हमने आपको एक लिक्विड में पढ़ा है कि वर्टिकल में चलने पर प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर कितना प्रेशर बढ़ेगा, रो जी एच और बढ़ जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है तो यहाँ का नीचे का बढ़ के P1 प्लस ये वाली हाइट और ऐड हो गई। समझ में आया क्या सबको? सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है वैसे। गैसेस आइडियली है हमारे लिए, कहीं भी रियल नहीं आने वाला फिजिक्स में। मतलब बेटा हमने पहले दिन आपको एजम्पशन ऑफ केटीजी पढ़ाया था और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही है हमारे लिए, सब गैस आइडियल ही है। मरकरी नहीं होगी, वो लिक्विड है, लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था। ठीक है, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। किसका? नहीं, कौन सा वाला, ऊपर वाला? कौन सा ऊपर वाला, ये वाला कि ये? भाई देखो, मेजर करने का मतलब तो होता है कि इसको किसी डिवाइस से कनेक्ट करो। तो ऐसा करते हैं, बैरोमीटर जहां हमारा रखा है ना, इसमें से एक पाइप हल्का सा लगा के इस प्रेशर को कहां भेज देते हैं, बैरोमीटर में। तो इसको मेजर कर लेंगे हम, और उसकी वजह से कितना हाइट चढ़ेगा बैरोमीटर में, 85 सेंटीमीटर। बात समझ गए? देखिए, एक स्टूडेंट ने, हालांकि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो आगे की टॉपिक क्या हो सकता है उसने पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, बट यहाँ पर उसने कहा कि सर यहाँ पे कोई सरफेस टेंशन का पार्ट है क्या? तो कोई ऐसा रोल नहीं है, हमने कोई सरफेस टेंशन कंसिडर नहीं किया यहाँ पे। ओके,
बाकी सरफेस टेंशन क्या है वो सब पढ़ाएंगे बाद में। हाँ कि वो ऑनलाइन में किसी ने पूछा था, है ना। हाँ हाँ, रिवर्स भी सोच सकते हो, जैसे आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये पी एटमॉस्फेरिक है, तो जैसे ऊपर से नीचे आने पर रो जी एच जोड़ते हैं, नीचे से ऊपर जाने पे रो जी एच माइनस कर दो। बाकी फ्लूइड में आएगा, बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है फ्लूइड में, अभी बहुत सिंपल सी पार्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। मिटा दो। नोट कर लिया? एरिया, एरिया इक्वेट नहीं किया बेटा, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट करने पे वॉल्यूम आया। वॉल्यूम इंटू एरिया करने पे आएगा। देखो अब एक कंडीशन होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? फॉल्टी बैरोमीटर। उसके क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स में आ सकते हैं। कुछ नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। देखो फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है कि जब हम बैरोमीटर बनाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, ट्यूब के ऊपर वैक्यूम होना चाहिए अंदर, लेकिन वहां कुछ एयर ट्रैप हो जाती है। कौन ट्रैप हो जाता है? तो बैरोमीटर के ऊपर जो आपने जीरो प्रेशर लिया था, अब आप उसको जीरो नहीं बोल सकते। बात समझ गए? तो वहां एयर ट्रैप हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगी हमारी। समझ गए? तो जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, देखो देखो इन अ बैरोमीटर, यार बात नहीं, इन अ बैरोमीटर the length of the tube, the length of the tube above the mercury level is, above the mercury level is 75 सेंटीमीटर। above mercury कितना है ये? 75 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो अंदर मरकरी भरा हुआ है, तो ट्यूब मरकरी लेवल से ऊपर कितना है? 75 सेंटीमीटर। लिखो व्हेन व्हेन अ प्रेशर, व्हेन अ प्रेशर, अब देखो प्रेशर को बोलने के लिए हम बैरोमेट्रिक हाइट दे सकते हैं किसी भी ट्रू प्रेशर को बताने के लिए। तो लिखो व्हेन अ प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज मेजर्ड, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज मेजर्ड, then its reading, then its reading is found, then its reading is found, then its reading is found 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
इन बैरोमीटर। मतलब क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, लेकिन ये चढ़ा कितना, तो इससे हमें पता चल गया इसका मतलब ऊपर एयर का प्रेशर 0। अगर 0 होता तो ये पूरा राइज करता कहां तक, 75 तक, लेकिन ये अभी राइज नहीं किया। ठीक है, तो यानी बैरोमीटर फॉल्टी है। फॉल्टी मतलब इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप हो गई है। यस और नो? तो नीचे लिखे, तो लिखो if the pressure 74 centimeter of Hg is measured, if the pressure 74 centimeter of Hg is measured, then find out its reading in this barometer. Find out its reading in this barometer. क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ, क्योंकि बैरोमीटर आपका सही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में क्यों आता है, क्योंकि प्रेशर लिखने का काम तो करवाता है फ्लूइड, लेकिन जो ऊपर एयर ट्रैप हुई है उस पर हमें आइसोथर्मल की कंडीशन लगानी है। कौन सी? आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए, पहले किसको मेजर कर रहे थे आप, 75 सेंटीमीटर ऑफ, तो यहां पे आपने कितना प्रेशर डाला, यहां से आपने जो प्रेशर डाला है वो 75। कोई ये मत सोचना कि सर ये तो हमें पता ही है इतना प्रेशर, बट हमने इस बैरोमीटर में डाला तो बैरोमीटर में कितनी हाइट राइज हुई, ओनली 65। तो ये कितना हाइट राइज किया, 65 सेंटीमीटर मरकरी चढ़ा। तो आपको इस प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू पता है, रो Hg G इंटू H, लेकिन बैरोमीटर में भी इसको 75 जाना चाहिए था, लेकिन गया कितना। इसका मतलब यहां कुछ एयर ट्रैप है और ये आपका बैरोमीटर फॉल्टी है। तो यहां कुछ एयर ट्रैप्ड है। बताओ इस एयर कॉलम की लेंथ कितनी, इस एयर कॉलम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसका प्रेशर मैं मान लेता हूं P1। कितना? तो मुझे बताइए ये P1 प्रेशर कितना होगा, तो P1 यहां का प्रेशर है, P1 प्लस रो जी इंटू 65 इक्वल टू ये वाला प्रेशर। तो इधर का प्रेशर कितना है, P1 प्लस रो जी, रो किसका, मरकरी का, जी इंटू कितना नीचे आए, 65 सेंटीमीटर नीचे आए, इक्वल टू बाहर वाला प्रेशर रो Hg जी इंटू 75, यानी एयर का प्रेशर P1 कितना है, रो Hg टू G इंटू 10। बोलो, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो वो प्रेशर कितना है, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg है और उसमें 65 ऐड होने पे 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg बन जाता है। यस और नो? पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आपने इसी में किसको मेजर किया, 74 प्रेशर को मेजर करना चाहते हो, तो पूछ रहे रीडिंग क्या होगी। तो योर सेकंड कंडीशन, इसी डिवाइस से जो फॉल्टी है हमारा, उससे इस बार मेजरमेंट किसका ले रहे हैं, जिस प्रेशर को यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज 74 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आपने मान लिया कि सर मान लो कि रीडिंग x है, कितनी है, तो ये x निकल जाए कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो आपको पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg रीडिंग आ रहा है। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर बताओ एयर कॉलम की लेंथ कितनी हुई, दिस वुड बी और 75 माइनस x। तो बताइए यहां का प्रेशर P2 कितना, तो यहां का प्रेशर P2 है, एक मिनट, P2 प्लस यहां से नीचे आ जाए कितना, रो Hg G इंटू x, दैट इज इक्वल्स टू रो Hg G इंटू 74। बोलो, तो व्हाट इज द प्रेशर अबव दिस, तो दिस प्रेशर P2 इज रो ऑफ मर्करी G इंटू 75 माइनस x। बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो।
74 माइनस एक्स। अब तो ठीक है, तो तुम लोग बोल नहीं रहे थे इसलिए लिख दिया मैंने। कंफर्टेबल तो हो? तो देखिए ऊपर से नीचे आके प्रेशर लिखा है, फॉल्टी बैरोमीटर क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको खुद ही समझना था कि ये कैसा है, फॉल्टी बैरोमीटर है। क्यों? क्योंकि इसको हाइट तो पूरा 75 जाना चाहिए था। अब आपका पर्पस क्या है? एक्स निकालना। अब आपके पास इक्वेशन बची कौन सी? एक इक्वेशन बची है जो अंदर एयर ट्रैप्ड है ना, ये एयर सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर में है, यानी जो टेम्परेचर इसका है वही सराउंडिंग का है, जो इसका है वही सराउंडिंग का है, यानी आपस में इनका टेम्परेचर सेम है। क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है? नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर भी सेम है, तो बॉयल्स लॉ लगा दें। P1 V1 इक्वल्स टू, तो मैंने इसमें आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर का कंडीशन लगा दिया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना? P1 रो Hg G इंटू 10। अच्छा इनिशियल वॉल्यूम कितना था? हाइट 10 सेंटीमीटर इंटू एरिया, दैट इज इक्वल्स टू इधर वाला प्रेशर रो Hg G इंटू 74 माइनस एक्स इंटू इसका वॉल्यूम 75 माइनस एक्स इंटू एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास रिलेशन आ रहा है 100 इक्वल्स टू 74 माइनस एक्स इंटू 75। आप लोग मुझे यहां से x के रूट्स बताइए सॉल्व करके। जो x होगा वही रीडिंग है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ भाई, दिक्कत कहां है? मुझे ये x सॉल्व करके बताओ। तुम लोग कैलकुलेशन में भी घबराते हो, कॉन्सेप्ट में घबराना होता है, ऐसे देख के सॉल्व नहीं होगा। माइनस बी प्लस माइनस लगा के सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है। देखो इधर देखिए, ये दोनों चीजों से कंफ्यूज मत हो। ये 74 माइनस एक्स तो प्रेशर आया है, ये प्रेशर आया है कहां का? अंदर का। और इसकी फिजिकल लेंथ कितनी है? ये एक्स हाइट है, तो टोटल 75 था, तो इसकी लेंथ कितनी है? 75 माइनस एक्स, तो इसकी फिजिकल लेंथ है, और इसका प्रेशर वाली हाइट जो है वो है 74 माइनस एक्स। समझ गए? अरे कुछ तो बोल दो, तुम लोग तो ऐसे मायूस हो जाते हो एकदम। भाई उससे कंफ्यूज मत हो, वो 75 माइनस एक्स उसका वॉल्यूम है, और प्रेशर जो है वो ये आ रहा है, इसका प्रेशर हाइट के टर्म में। क्लियर है? ठीक है। ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने कहा सर वो 74 माइनस एक्स आएगा। क्लियर हो गया? अब 178, तो दोनों रूट निकालो। नहीं हो गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दो रूट आ रहे हैं उसमें चेक करो, मुझे दोनों रूट बताओ क्या आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं यहां से कैलकुलेशन करके बताइए। ओके, कैलकुलेटर से ही निकाल दो, पर मेरे को रूट्स बता दो क्या आ रहे हैं बस। हाँ कितना? तो इसका आंसर 64.5 सेंटीमीटर। मतलब आपने मेजर किसको किया था? 74, लेकिन हाइट उसमें कितनी चढ़ी? 64.5। किस वजह से? फॉल्टी बैरोमीटर होने की वजह से। क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, जो भी आ रहा है 10 आ रहा है प्लस में? 10 तो नहीं आ रहा है, उसने किया सॉल्व, मुझे भी वही ध्यान है जो वो बता रहा है। हाँ जो भी है, दोनों रूट यही आ रहे हैं, रिपीटेड रूट आ रहे हैं क्या?
हाँ तो 684 तो आ नहीं सकता क्योंकि ट्यूब से बड़ा हो गया, तो यही रीडिंग है उसके 60। हाँ 1 मिनट खड़े होके पूछो। हाँ ऐसे निकालें भाई। पहली बात इधर सुनो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। ये जो मैंने प्रेशर दिए है ना, ये बैरोमीटर में मेजर, अरे बात कोई नहीं करेगा पहले तो। ये जो प्रेशर है ना, रीडिंग बताइए। मैंने कहा तुम्हारी लेंथ कितनी है, मान लो 5 फीट 6 इंच है मान लीजिए, है ना। तो आपने किसी से मेजर किया होगा, तो बार बार आपको मेजरमेंट में जाने की जरूरत नहीं। अब हमें किसी की भी लेंथ बतानी है तो डायरेक्ट बता रहे हैं। वैसे आपको अगर ये प्रेशर मेजर करने हैं तो वो कैसे किए हैं पता है? जैसे ये 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी किसी का प्रेशर है, उसको यहां इंप्लीमेंट किया जाएगा इस डिवाइस में। कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, मान लो ऐसे बना देते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये मेरा बैरोमीटर ऐसे है, और इसका ये वाला पार्ट ऐसे पैक करके, और यहां से एक पाइप दे दिया हमने, और इधर से जो एयर प्रेशर था ना, वो मान लो इस कंटेनर का प्रेशर है, इस प्रेशर को यहां इंप्लीमेंट कर दिया हमने। तो वो दबाव पड़ेगा यहां पर, उससे ये ऊपर राइज करेगा। बात समझ गए? चले आगे। तो देखो ये थोड़ा सा पार्ट आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, है ना। तो देखो मेजर करने के लिए वो मेजर कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको वहां पे प्रेशर इंप्लीमेंट करना है जिससे उसकी हाइट राइज होगी। क्लियर है? और उसकी रीडिंग प्रेशर बताने का तरीका, या तो हम जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने आपको डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू दे दी है, और अब हम उसकी वैल्यू नहीं देके ये भी बता सकते हैं कि वो बैरोमीटर में कितना हाइट राइज कर सकता है। तो एक तो वो कंडीशन हुई कि किसी प्रेशर की वैल्यू को तुम बात कर लो पहले। मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं, पहले तो ये पता है ना आपको। मैंने कम से कम ये चैप्टर 100 बार से ज्यादा पढ़ाया होगा। तो मैं एक ही बात को 50 बार बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ? ताकि आपको समझ में तो आ जाए, कि फिटिंग तो हो जाए दिमाग में कि चल क्या रहा है। एक तो क्वेश्चन था वो अलग चीज है, और एक किसी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बैरोमेट्रिक हाइट में। तो हम यहाँ दो बातें सीख रहे हैं, एक तो हाइट के साथ प्रेशर को कैसे लिखा जाता है, और दूसरा किसी प्रेशर को अगर हम हाइट के टर्म में दे रहे हैं, उसका मतलब है कि रो जी एच करने पर उसका प्रेशर आ जाएगा। अभी दो क्वेश्चन आपने किए जिसमें आपको ऊपर से नीचे जाकर या नीचे से ऊपर जाकर आपको प्रेशर देखना था। तो फॉल्टी बैरोमीटर में क्या करवा रहे थे, किसी प्रेशर को मेजर करवा रहे थे, और बाई चांस उसकी वैल्यू पता है आपको। लेकिन बैरोमीटर कैसा है, फॉल्टी। तो इस वजह से वो हाइट उतनी राइज नहीं कर रहा है जितना उसको राइज करना चाहिए था। तो हमने 75 मेजर करवाया, तो वो हाइट राइज किया था सिर्फ 65। अब हमने उस पर क्या मेजर करवाया, 74। तो अगर बैरोमीटर सही होता तो कहां तक जाता, 74, लेकिन गया कितना, 64.5। तो यहां से मेरा मैसेज ये था, ये जो ऊपर एयर ट्रैप्ड है, इनमें इन पर आप कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसो थर्मल की कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू, मैंने कैसे बराबर किया समझ में आ गया। उस ट्यूब में जो एयर भरी है, वो पहले और बाद में उसका टेम्परेचर सेम क्यों है, क्योंकि बार बार उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ सेम रखना है आपको। तो सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर है, यानी उसका टेम्परेचर हमेशा सेम है। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर है? तो अब हम लोग वापस दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए, मिटा दो ये। देखो बात नहीं करोगे तो सही रहेगा, वरना फिर मुझे ये पता चल गया कि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर बात है? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, चीजें धीरे धीरे टिपिकल हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। अभी नए नए में तो एक एक बात समझानी पड़ रही है कि क्वेश्चन में क्या है। तो सारी बातें सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर कर रहा हूं मैं। जो बातें मैं आज 20 साल से जानता हूं, आप
अब समझ रहे हो धीरे धीरे, अब सुन रहे हो कि क्या है, तो उनको सिंक्रोनाइज तो करें पहले। तो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर ऐसे होगा ना, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है ये, ओके। ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, कैसा है, फ्रिक्शनलेस। और अभी ये पिस्टन क्या कर रहा है, ये दोनों पार्ट को आधे आधे पार्ट में, आधे आधे पार्ट में ब्रेक कर रहा है। वो आधा आधा पार्ट कितना है, ये L/2 लेंथ है और ये भी L/2 लेंथ है, क्लियर है। अब यहां पर कुछ एयर ट्रैप्ड है और ये आपका सिस्टम हॉरिजॉन्टली रखा है, कैसे रखा है, समझ में आता है, मतलब ये आपके सामने ऐसे ही रखा है जैसे बनाया है मैंने फोटो, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इधर भी एयर ट्रैप्ड है, इधर भी एयर ट्रैप्ड है, या कोई भी गैस ट्रैप्ड है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि यहां पर इनिशियल टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर T1 है समथिंग 300 केल्विन, और इसका टेम्परेचर है T2 दैट इज 400 केल्विन। क्वेश्चन को थोड़ा समझते रहना, बहुत सारी डिटेलिंग है। अब ये जो बाहर वाला देख रहे हो आप, ये है नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है, मतलब बाहर से कोई हीट ट्रांसफर लेना देना ये, तो सराउंडिंग के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है इसका, समझ में आई बात। बट दिस पिस्टन इज डायथर्मिक। अब लैंग्वेज आएंगे ना धीरे धीरे, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहोगे क्या मतलब है, तो व्हाट इज मीन बाय डायथर्मिक, ये दोनों तरफ से हीट ट्रांसफर कर सकता है और प्रॉपरली हीट ट्रांसफर कर सकता है। आपने हीट ट्रांसफर पढ़ लिया है, हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, समझ में आई बात। तो ये आराम से हीट ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ आपके पास जो सिस्टम है उसमें क्या क्या गिवन है ये मैंने अभी डायग्राम में दिया है, बाकी मैं आपको लैंग्वेज में लिखवाता हूं। तो पहले ये डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा फास्ट बनाना, 5 मिनट बचा हुआ है, और थोड़ी आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लिखने की भी। जब लिखने के लिए बोला जाए तो एकदम फटाफट चीजें उतरनी चाहिए। क्यों बनाया, अभी बनाते हैं, देखो तो भाई, बनाया उन्होंने, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि उस पर सवाल उठाना है कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों बनाया है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो लिखिए, दोनों तरफ L/2 है, दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है, दोनों तरफ का टेम्परेचर लेकिन अलग अलग है। स्टेटमेंट लिखिए, एट द शोन कंडीशन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम। At the shown condition, the piston is in equilibrium. Piston is in equilibrium. Okay? Shown condition में piston किस पर है? Equilibrium में. Okay? तो लिखो. Then find out the maximum displacement of piston. Then find out the maximum displacement of piston. Okay? तो इधर देखिए, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले समझेंगे कैसे। पिस्टन इक्विलिब्रियम में है क्या, तो जरा पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए पिस्टन की एफबीडी बनाई जाए। तो जब आप पिस्टन की एफबीडी बनाओगे तो उस पर फोर्सेस लगेंगे। तो देखिए, ये पिस्टन की एफबीडी है, ये एफबीडी ऑफ पिस्टन है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इधर से प्रेशर का फोर्स, अगर आप मानते हो कि कुछ P1 है तो इधर से फोर्स लगेगा P1 इंटू एरिया, और इधर से P2 इंटू एरिया। एक मिनट, इसका वेट नीचे की तरफ है और कोई फ्रिक्शन अवेलेबल। कितने लोगों को ये बात दिखती है कि अगर इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर है, बिकॉज द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर है। अब आप ये समझ गए कि इधर का एक प्रेशर इधर का प्रेशर बराबर है, क्योंकि पिस्टन पे इधर से फोर्स और इधर से फोर्स बराबर होगा, तब पिस्टन इक्विलिब्रियम में होगा। कंफर्म। अब एक बात बताओ, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है क्या?
पता नहीं है, थोड़ा सोच के देखो, कुछ आइडिया मिल लगे। एक मिनट, इधर लगाते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर डिफरेंट है, इधर भी, यानी इधर जितने मोल हैं इधर उतने मोल नहीं है, दोनों तरफ मोल अलग अलग हैं। यस और नो? ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। तो मुझे एक बात बताइए, इस वॉल का क्या काम है? ये हीट ट्रांसफर होने देगा, डायथर्मिक है। डायथर्मिक मतलब ये हीट को ट्रांसफर करने देगा। तो बताइए, ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन थोड़ी देर में तुरंत इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। कैसे डिस्टर्ब होगा? हीट की वजह से। तो इधर से हीट का फ्लो इधर होगा, उससे क्या होगा? कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस आएगा, पिस्टन मासलेस है, तो पिस्टन क्या होगा? मूव करके नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे हीट जाएगी, धीरे धीरे पिस्टन अपनी नई पोजीशन पे शिफ्ट होता जाएगा। यस और नो? कब तक? जब तक, एक मिनट, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे देखो, इन दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा। यस और नो? तो क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह रहे हैं यार, सिस्टम इनिशियली प्रेशर बराबर था, लेकिन हीट की वजह से वो गड़बड़ करके फिर इधर उधर जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एट द फाइनल कंडीशन क्या वापस दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होगा जब पिस्टन रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि पिस्टन को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या जरूरी है? फोर्स बैलेंस होना चाहिए, और फोर्स बैलेंस होने के लिए दोनों तरफ का प्रेशर फिर से है ना चाहिए। क्लियर है? लेकिन जो दोनों प्रेशर बराबर है ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल प्रेशर के बराबर ही हो, वो अलग भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? और वो जो प्रेशर अलग हो, लेकिन जो भी होंगे दोनों तरफ इक्वल होंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो मेरा इनिशियल कंडीशन पे मैंने मान लिया इसका प्रेशर P है और इसका भी P है। ओके, या P नॉट मान लेते हैं। एट द फाइनल इक्विलिब्रियम लिखना शुरू कर दिया आपने। एट द फाइनल इक्विलिब्रियम, पहले कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लो। आपको पता है फाइनली पिस्टन कुछ मूव कर जाएगा, तो मैंने मान लिया कि पिस्टन अपना x चल गया। कितना? इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर होगा, तो मैंने उसको P मान लिया। इधर P नॉट माना हुआ है, तो P नॉट बराबर है क्या? और इधर P भी। पर किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये इसके बराबर बोल रहे हैं क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। मैं कह रहा हूं ये प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पिस्टन के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। फाइनल कंडीशन में दोनों तरफ का टेम्परेचर भी, बाद में हम आपको चैप्टर के बाद में कैलकुलेट करके बता देंगे कितना टेम्परेचर है, बट अभी नहीं। अभी जो जिस पर बेस्ड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम है, लेकिन वो कितना है हमें अभी मालूम नहीं है। अब बताइए इधर का वॉल्यूम कितना हो गया? ये लेंथ हो गई L/2 प्लस एक्स, और ये L/2। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, सोच के बताओ क्या करूं? ऐसा करते हैं, लेफ्ट वाले के लेफ्ट मोल बराबर कर देते हैं, और राइट वाले के, मतलब राइट में मोल पहले जितने थे उतने ही बाद में, और जितने लेफ्ट में थे, और लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है मोल्स। यस और नो? तो मेरे पास लेफ्ट में पहले कितने मोल थे? तो लेफ्ट के इनिशियल मोल इक्वल्स टू फाइनल मोल ऑफ लेफ्ट। बताओ इनिशियल मोल कितना? इनिशियल मोल PV अपॉन RT, तो P नॉट इंटू L/2A, L/2A, L/2 लेंथ और A एरिया, अपॉन T1 कितना? इक्वल्स टू फाइनल इधर लेफ्ट P प्रेशर कितना? L/2 प्लस एक्स इंटू एरिया अपॉन T2 नहीं T, टाइम हो गया ना, क्योंकि RT। तो तुम लोग भी क्या घबरा रहे हो? तुम लोग को लग रहा है बस छोड़े, जैसे भी जो होगा देखा जाएगा, पिस्टन कहाँ जाए, तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा देख लो, बस 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। अच्छा, लेफ्ट के मोल बराबर। अब इनिशियल मोल ऑफ राइट
equals to final moles of right. Initial mole of right P naught, वॉल्यूम है L/2A अपॉन R/T2 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P L/2 माइनस x इंटू एरिया अपॉन RT, इधर इधर टेम्परेचर बराबर है। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास थी, लेफ्ट के लेफ्ट मोल बराबर कर दिए, राइट के राइट मोल बराबर कर दिए। अब डिवाइड कर दें दोनों को, तो डिवाइड करने पर T2/T1 आ रहा है, दैट इज L/2 प्लस x अपॉन L/2 माइनस x। दिस इज योर 400, दिस इज योर 300 इक्वल्स टू L/2 प्लस x। फटाफट, योर x इज L/14, चेक करो। एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। x कितना आ रहा है देखिए। ओके, एक शीट दे दो मुझे जरा। एक्सरसाइज 1 में हम लोगों ने काफी L/14, this is the maximum displacement of piston. एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि मैंने जितना पढ़ा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी जो जरूरी है वो हम सब पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 2 में चलो अभी तो इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। देखिए, एक जाते जाते डाउट आया है कि मोल्स इक्वल क्यों की है, फिर लेफ्ट में जितनी गैस भरी हुई है वो लेफ्ट में ही है और राइट की गैस राइट में ही भरी हुई है।